हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 34। इससे पहले ऑलरेडी 33 सेट्स रिवीजन का अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ वैसे भी सेट अवेलेबल हैं जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों को डेली बेस पर भी अब करंट अफेयर का वीडियो मिल रहा है। पहले जो था वो मंथली या ईयरली में कोई बुक के माध्यम से आप लोगों को मिल जाता था, लेकिन अब डेली करंट अफेयर का भी वीडियो आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में 5 AM पे ही मिल जाता है। उसे जाकर देखिए, वो काफ़ी लाभदायक है। उस वीडियो का कंटेंट पे फोकस कीजिए। उस वीडियो का कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें स्टैटिक जीके भी साथ ही साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो वह जाकर आप देखिए, वो वीडियो जो है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिम्स्टेक का सचिवालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो बिम्स्टेक, पहले तो ये समझ लीजिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। बिम्स्टेक है क्या? यह क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसके 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसका सचिवालय जो है वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका बांग्लादेश। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो जॉर्ज बिटेट के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? जब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जब ब्रिटेन के राजा जो जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन के अवसर पर ही गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में अरब सागर तट पर स्थित है। आगे कह रहा है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विकास के कालक्रम को लिखने के लिए कह रहा है। देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना ये कब हुई थी? ये 1857 में हुआ है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना। भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना जो है वो 1896 में हुआ है। प्रांतीय शिक्षा विभागों की स्थापना जो है वो 1855 में हुआ है। सैंडलर आयोग की बात करते हैं तो 1917 में। हंटर कमीशन की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 1882 में। और अगर रैले कमीशन की अगर आप बात करते हैं तो रैले कमीशन जो है वो 1902 में। अब इसको आप लोग अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। वुड डिस्पैच प्राथमिक शिक्षा, यही सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच प्राथमिक शिक्षा। वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में लाया गया था। चार्ल्स वुड का जो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है वो माना जाता है। साथ ही साथ याद रखिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है, एक साइड लेखक है, दूसरे साइड पुस्तक है। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है किताब उल रेहला। वहीं अल बुरूनी की बात करते हैं तो अल बुरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। इसामी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी पुस्तक है फतुहात उल सलातीन। और अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं तो तुगलकनामा। और मिनहाज सिराज की अगर बात करते हैं तो तबकात ए नासरी। आगे कह रहा है कि बिहार का मुंगेर शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो बिहार का मुंगेर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था। और मुंगेर जो है वो पाल वंश की राजधानी देवपाल ने बनाया था। आगे कह रहा है कि बुद्ध की जीवन की घटना और प्रतीक है, इसको मैच करने के लिए कह रहा है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साड़। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था। और इनका जो महापरिनिर्वाण है वो 483 BC में हुआ था। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था। तो अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था? तो अंग्रेजों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो बक्सर का युद्ध था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में। और इस युद्ध में मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम के संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पराजित किया था। आगे कह रहा है हमारा कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है।
खानवा का युद्ध बाबर व राणा संगा सुमेलित है। घाघरा का युद्ध बाबर व मोहम्मद महमूद लोदी सुमेलित है। चौसा का युद्ध बाबर और शेरशाह ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि चौसा का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। आगे कह रहा है संवैधानिक बेंच में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए। तो संवैधानिक बेंच में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 न्यायाधीश होने चाहिए। और संवैधानिक बेंच का अब तक का सबसे बड़ा बेंच जो है वो 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्य में था, जिसके मामले में 13 न्यायाधीशों का एक बेंच बना था। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध जो है वो बजट से है। तो बजट से किसका संबंध है? कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है वो बजट से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव फिर आप लोग पढ़े होंगे, यह जो है वो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील जो है वो है कैस्पियन सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। अगर यही पूछ दे विश्व का सबसे गहरा झील कौन है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा बैकाल झील। विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर अगर स्थित झील पूछ दे तब आपका आंसर होगा टिटिकाका झील। और विश्व की सबसे अधिक लवणता वाला झील पूछ दे तब आपका आंसर होगा वॉन झील। नेक्स्ट कह रहा है बंदरगाह व राज का कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। हल्दिया पश्चिम बंगाल सुमेलित है। कांडला गुजरात सुमेलित है। पारादीप उड़ीसा सुमेलित है। मार्मागोबा कर्नाटक सुमेलित नहीं है, क्योंकि मार्मागोबा बंदरगाह जो है वो गोवा में है और यह लौह निर्यात बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस क्षेत्र को सह्याद्री भी कहते हैं। तो सह्याद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को कहा जाता है, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। अच्छा, अगर यही पूछते पूर्वी घाट को, तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेंडुलम की काल अवधि यानी कि जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर करती है। तो पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट कह रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। तो वो सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का क्या अर्थ है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य जो है वो रिएक्टर को ठंडा करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर को ठंडा करना। और भारी जल का जो प्रयोग है वो रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि आईडीएस योजना का अर्थ क्या है। आईडीएस योजना का अर्थ क्या है? इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। इसकी शुरुआत जो है वो 2016 के जून में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस योजना के तहत कोई भी जो आयकर दाता है, टैक्स पेयर जो है वो अपने रिटर्न में ऐसी संपत्तियों या आय का खुलासा कर सकता है जिसका उल्लेख उसने अपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया हो। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक खादर और दूसरा बांगर। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल कौन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल जो है वो धान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धान है। और अगर पूछ दे कि दूसरी सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली, तब वो गेहूं है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है, यह पूछ रहा है। तो बाल्टिक राज्य में पोलैंड जो है वो शामिल नहीं है। बाल्टिक देशों में यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित जो देश हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे कि एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुनिया हो गया। लेकिन पोलैंड की अगर बात करते हैं तो पोलैंड जो है वो मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। नेक्स्ट कह रहा है R1 एवं R2 के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज कम्बिनेशन में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा। तो क्या होगा? वो होगा R1 + R2 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पता होगा कि अगर श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो, और यही अगर पैरेलल में लगाएंगे तो 1/R1 + में 1/R2 ऐसे होगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि हजामाती दर्पण यानी कि जो सेविंग मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है कॉनकेव मिरर का, मतलब अवतल दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से टॉर्च में, सर्चलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, दांत और नाक के डॉक्टरों के द्वारा, ये सब में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मीटर लंबाई के आदमी का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस लंबाई के दर्पण में बनेगा। तो एक 4 मीटर लंबाई के आदमी का प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का जो आकार है वो वस्तु के आकार की आधी होनी चाहिए। तो 4 का आधा 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर। आगे कह रहा है कि किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है वो किसका फलन यानी कि किसका फंक्शन होता है। तो यह किसका होता है, परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता है। तो यह किससे होता है, बीटा किरणें के उत्सर्जन से किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 92 या उससे अधिक होती है वो अस्थायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीटा किरणें। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग जो है वो कम किए जाने लगा है। तो डीडीटी का प्रयोग जो है वो कम किया जाने लगा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डीडीटी का। डीडीटी का अणुसूत्र क्या होता है, डीडीटी का अणुसूत्र होगा C14H9Cl5। नेक्स्ट कह रहा है वायु प्रदूषकों में से कौन सा गैस जो है वो ब्लड के साथ अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो ब्लड के साथ अत्यधिक क्रियाशील कौन होता है, ये होता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन जो है वो किस अंग में होता है। तो मनुष्य में भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट कह रहा है कि सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। तो सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क के अग्रभाग यानी फोर ब्रेन में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रभाग मस्तिष्क में पाया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है। तो कवक की जो सेल वॉल है जो वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। तो बजट शब्द का तो उल्लेख ही नहीं किया गया है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विवरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी में नहीं। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय युवा नीति में युवा को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय युवा नीति में युवा को 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 29 वर्ग की आयु में। ये राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में जो युवा की परिभाषा दी गई थी उसमें 15 से 29 वर्ष के आयु वाले को युवा कहा गया था। साथ ही साथ आप लोगों को पता ही होगा कि भारत जो है वो विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश भी है। नेक्स्ट कह रहा है चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर भी है, गांधी सागर भी है, इंदिरा सागर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा सागर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है। तो वेनेजुएला की मुद्रा है बॉलबीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वेनेजुएला की अगर बात करते हैं तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है काराकास। नेक्स्ट कह रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2016। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2016। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। याद रखिएगा 21 जून को विश्व पिता दिवस भी मनाया जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखिएगा, इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे कह रहा है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया था। तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट कह रहा है विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह विवाह जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। लाया कब गया था? 1856 में लाया गया था विधवा पुनर्विवाह विवाह एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना जो था वो 1857 का सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1921 ईस्वी में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो किसने रखा था? हसरत मोहानी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हसरत मोहानी ने। और फिर जाकर 1929 में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधी प्रवृत्ति प्रतीक है। तो यह किस चीज़ की प्रतीक है? पुरुष और नारी के योग का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म का सिद्धांत का संबंध जो है वो मीमांसा से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। आप लोग पढ़ रखे होंगे कि प्राचीन भारत में 6 दर्शन को स्वीकार किया गया था और मीमांसा दर्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो जैमिनी हुआ करते थे और एक उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक जो बदारयन हुआ थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग्स सुमेलित है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी सुमेलित है। बर्नाकुलस प्रेस एक्ट कर्जन ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बर्नाकुलस प्रेस एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा बर्नाकुलस प्रेस एक्ट लगाया गया था और फिर रिपन के द्वारा हटाया गया। बर्नाकुलस प्रेस एक्ट लाया कब गया था? 1878 में, जिसको कि मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जब वो मांडले जेल में थे तभी वो गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से याद रखिएगा, इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट कह रहा है कि कथन और कारण दिए हुए हैं। पहला कह रहा है कि ओजोन जो है वो जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। और ओजोन परत जो है वो पृथ्वी की उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये भी बिल्कुल सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। वहीं अगर हम लोग ओजोन की बात करते हैं तो एक डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर, जो कि ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋतुएं क्यों होती हैं? तो ऋतुओं होने का कारण पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि ग्रीनविच जो है वो किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूके में। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो माना गया है। और टोटल विश्व को 24 जोन में बांट दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन कौन से तत्व हैं? तो प्रथम स्थान पर ऑक्सीजन और द्वितीय स्थान पर सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। भूपर्पट्टी की बात आप लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर और नगर हवेली जो है वो भारत में गुजरात महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और महाराष्ट्र। अब दादर और नगर हवेली का मर्जर भी हो गया है। 26 जनवरी 2020 के बाद दादर, नगर हवेली और दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय
तो पटना का स्थानीय समय जो है वो भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि भारतीय मानक समय कहाँ है, वो इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर पर अवस्थित नैनी है वो, और यह जो है वो पटना का अगर समय की आप बात कीजिएगा तो वो स्थानीय भारतीय मानक समय से क्या होगा, आगे होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। और ऐसे अगर भारत की पूछे तो भारत की यह, ऐसे अगर देखा जाए तो भारत की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी लंबी नदी है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि एक साइड बहुउद्देशीय परियोजनाएं दिए हुए हैं और दूसरे साइड नदियां दी हुई हैं। इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं तो यह पेरियार नदी पर है। माता टीला की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर की बात करते हैं तो कृष्णा नदी पर। और पोचमपाद की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो गोदावरी नदी पर। वहीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की अगर बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो है वो है डीवीसी। और ये डीवीसी की स्थापना कब हुई है, 1948 में। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, यह गलत है। कह रहा है इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, यह भी सही है। इसका संबंध जो है वो चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवाह से है, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2, 3 और 4 जो है वो सही है। इसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर झूम खेती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है वो पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या जो है वो 4 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक चक्र है, और अशोक चक्र जो है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन यानी कि इंटरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। तो किस दिन से हुआ था, 24 जनवरी 1950 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो वित्त आयोग द्वारा की गई एक प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। तो यह कौन है, यह है भारत के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष को अगर ले लिया जाए तो अध्यक्ष सहित जो है वो उसमें 5 सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वो 1991 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। अभी जो है वो 15वां वित्त आयोग है जिसका गठन जो है वो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार, और अनुच्छेद 16 क्या है, अवसर की समानता से संबंधित है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार जो है वो नहीं है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, यह गलत है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है। और संसद के दोनों सदनों का कोई विवाद जो है वो लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन जो है वो संभव है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, हाँ बिल्कुल सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये भी सही है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है वो मूलतः संघात्मक रूप यानी कि फेडरल फॉर्म का है।
तो यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता के दशा का प्रावधान किया गया है, तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यह जो है वो अनुच्छेद 356 में किया गया है, क्योंकि 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो 1966-7 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर विश्व स्तर पर पूछ दे तो फिर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा प्राकृतिक रबड़ जो है वो बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब कठोर जल जो है वो पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रहता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अगर देखा जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, तो हाँ बिल्कुल होता है। फिर कह रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण तो होता है, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है। तो यह कौन सा प्रोग्राम है, यह कंपाइलर कहलाता है, यानी कि संकलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है नोबेल पुरस्कार जो है वो कब आरंभ हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। तो नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ है, यह हुआ है 1901 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 में। नेक्स्ट कह रहा है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो लगभग 31.6% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक शहरी आबादी का प्रतिशत जो है वो गोवा राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 31.6%। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन जो है वो परमाणु रिएक्टर है, यह आपसे पूछ रहा है। तो कैगा है ही, तारापुर है ही, कुंडलकुलम भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कुंडलकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, तो जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रतिगामी कर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रगतिशील कर जो है वो प्रतिगामी कर का विपरीत है। नेक्स्ट कह रहा है NHAI ने ITI एवं अन्य संस्थानों के साथ भावी गठजोड़ की घोषणा की है। NHAI का पूर्ण रूप क्या है। तो NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यह बात कर रहा है लालजी टंडन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लालजी टंडन। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल का नाम बताइए। ठीक है, इनका ये पहले के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, उनका मृत्यु हो गया था। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम जो है वो आप लोग कमेंट में करके बताइए। आगे कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में 5 अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवर्ड किए हैं। तो यह बोइंग ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोइंग। नेक्स्ट कह रहा है जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था। तो वो देश कौन था, रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया। नेक्स्ट कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बना पाएगी। तो रेल मंत्रालय के अनुसार यह जो है वो 3.5 वर्षों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। तो यह जो है वो सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरीनाम। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। तो कौन सा व्यापार मार्ग यह खोला गया है, जयगांव अहले व्यापार मार्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। तो यह जो है वो 75%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तक इफ़ इट्स ब्लीड्स के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन किंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा किया है। तो यह WHO से किया था, लेकिन फिर वापस जो है वो अमेरिका WHO में शामिल हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 जुलाई 2020 को 5वां एरोस्केप और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? तो इस सम्मेलन का विषय वस्तु था आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है अमोजूनिया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह जो है वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह उपग्रह जो है वो ब्राज़ील के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अमोजूनिया एक का संबंध जो है वो ब्राज़ील से है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है। तो यह जो है वो कहाँ किया गया है? यह किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। भारत और ईरान ने किस वर्ष इस परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो हस्ताक्षर किया था 2016 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय वायुसेना ने कहाँ तेजस MK1 FOC विमान को पुनर्जीवित किए गए नवंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है। तो नवंबर 18 स्क्वाड्रन में किसको शामिल किया है? मतलब नंबर 18 स्क्वाड्रन है। तो यह जो है वो किसको? वायुसेना स्टेशन सुलूर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है मई 2020 को विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। तो किनको नियुक्त किया गया है? यह किया गया है कार्मेन रेनहॉट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 मई 2020 को किस राज्य में राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं को डाटाबेस तैयार करने के लिए होप नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो होप नामक पोर्टल जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट कह रहा है कि सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री समूह के जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा किया है? तो यह किया है 9.99%। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश के सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने माह की अतिरिक्त छूट देने की निर्णय किया था? तो यह उस टाइम 3 महीने के लिए किया था, फिर बाद में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी जो है वो नहीं होते हैं? यह बात कर रहा है AB रक्त समूह की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, AB रक्त समूह को। रक्त समूह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीमर के द्वारा 1900 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है और भौतिक संसाधनों से भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे कह रहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न मध्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और बिहार जो है वो भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। और विश्व में अगर बात कीजिएगा तो कतर में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो यह होता है 36.4%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 36.4%। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अब आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर का वीडियो जो है वो आप लोगों को डेली मिलेगा। तो डेली करंट अफेयर का वीडियो देखिए, उसके बाद जैसे पहले भी करंट अफेयर का वीडियो मिलता था वैसे आप लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन डेली करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आप लोगों को डेली बेस पे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम जो हैं वो आने वाले हैं और करंट अफेयर आप देख ही रहे हैं कि सारे एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अब डेली करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होगा। वो वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप लोग जाके ज़रूर देखिए। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी लाभदायक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।